मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं अनिल नागपाल और आज के इस अंक में हम बात करेंगे, क्योंकि आज एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है कि भारत का बहुत बड़ा दुश्मन जो अमेरिका में बैठा था, तहव्वुर राणा, वो आज भारत लाया है। उसको बहुत बड़ा आतंकवादी था, उसके लिए 17 साल भारत को इंतजार करना पड़ा। आपको ध्यान होगा, नई पीढ़ी को तो जो आज 20-25 वर्ष के हैं, क्योंकि 17 वर्ष पहले मुंबई में 26/11 यानी 26 नवंबर को 2008 को एक ताज होटल और 3-4 जगहों पर, एक बेकरी में और ऐसी जगहों पर आतंकी हमला हुआ था मुंबई के अंदर, जिसमें 10 आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। आपको ध्यान होगा, क्योंकि कसाब के बारे में तो आपको ध्यान होगा ही, क्योंकि लंबा केस चला और उसके बाद उसको फांसी हुई। तो ये जो व्यक्ति है तहव्वुर राणा, ये उस समय उस सारे खेल का मास्टरमाइंड था और ये पाकिस्तान फौज का एक रिटायर फौजी भी है। ये भारत आया, इसने कंपनी बनाई एक इमिग्रेशन, यानी लोगों को विदेश भेजने वाली, और उसके साथ उसने अपना एक ऑफिस मुंबई में खोलता है ये व्यक्ति, और पूरी रेकी करता है। इसके साथ एक और व्यक्ति है जिसको हम कहते हैं कोलमैन हेडली, डेविड कोलमैन हेडली, वो इसका मित्र था। ये दोनों आए, वो ज्यादा समय रहा, और ये व्यक्ति जब मुंबई हमला होता है उससे 5 दिन पहले देश से जाता है यहां से। और जब ये हमले के बाद भारत सरकार ने भी कुछ डोजियर दिए और कई बातें हुई, तो उस समय एक बात कही थी। उस समय नरेंद्र मोदी 2011-12 की बात है, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कहा था, क्योंकि शिकागो की एक अदालत ने इसको बरी कर दिया था, इस केस से बरी कर दिया था, तो उस समय नरेंद्र मोदी को बड़ा क्रोध आया। और उस समय उनका एक भाषण भी है इंटरव्यू में कि अमेरिका कौन होता है, अमेरिका की अदालत, भारत में हमला हुआ है, भारत के लोग मारे गए हैं, 166 लोग मारे गए थे, 300 लोग घायल हुए थे उस समय, और शिकागो की कोर्ट फैसला करेगी कि वो व्यक्ति गुनाहगार है या नहीं, क्या इन्वेस्टिगेशन किया है। और भारत के जो प्रधानमंत्री, अमेरिका के साथ उनके संबंध उस समय बड़े अच्छे थे मनमोहन सिंह के, वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो रिहा हो गए। लेकिन जैसे ही 2014 में नरेंद्र मोदी आए, तो पूरी ताकत लगा दी उन्होंने उस व्यक्ति को यहां लाने की। यानी कि इतना बड़ा काम आज भारत में हुआ 17 साल बाद। अब विषय उसके आने का क्या इन्वेस्टिगेशन होगा उसकी बात तो करेंगे, लेकिन जो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, ये एक पूरे विश्व में संदेश देने के लिए अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। कि क्योंकि मोदी जी ने एक बात कही थी कि हम पाताल लोक से भी आतंकवादी छुपा होगा तो उसकर ढूंढ कर निकाल कर लाएंगे। आपको ध्यान होगा कि जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की थी भारत में, जैसे ही आतंकी हमला हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक करके वहां का बदला लिया गया, उनके घर में घुसकर मारा। और ये पाताल लोग यानी अमेरिका में ही था, तो उसको भी कानूनी लड़ाई एनआईए को लगाकर, और पूरा उनकी जो टीम है अजीत डोभाल, और इसको लेकर भारत लाया गया। अब भारत में भी बहुत से लोगों को पसीने आने शुरू हो गए होंगे कि क्या स्थिति होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 10 आतंकवादी आते हैं और 2 लोग उनको चला रहे थे। कौन? डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर राणा। इनके पीछे भारत में भी स्लीपर सेल होंगे, क्योंकि ये तहव्वुर राणा 6 स्टेटों में गया है, पूरी रेकी की है, ऑफिस बनाया है, किसी ने तो इसको मुहैया कराया ही होगा। और देखिए कमाल, क्योंकि अगर आपको याद हो जो 26/11 हुआ था, तो कितनी बड़ी प्लानिंग थी, उसकी भी सुई घूमती है। क्या कि वो जो 10 लोग आए थे, वो लोग क्या करके आए थे? 10 के 10 लोग अपना हिंदू पासपोर्ट बनाकर, अपनी पहचान उनके बैग में जो मिला था वो क्या था? हिंदू नाम थे। जैसे कसाब का नाम
समीर चौधरी करके नाम इसका रखा हुआ था। जब ये पकड़ा तो उसने कहा कि मेरा नाम समीर चौधरी है। बाकी के भी हिंदुओं के आई कार्ड लगे थे। लगता है कि उस समय शक की सुई घूमती है, क्योंकि हिंदू आतंकवाद की जो एक नैरेटिव सेट इस देश में करने की प्लानिंग चल रही थी, जिसमें असीमानंद, प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित, मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया था कि कैसे भारत के संतों को बदनाम हो, हिंदू बदनाम हो, तो प्रज्ञा ठाकुर और असीमानंद को टारगेट किया गया, उनको पकड़ा, और भारत का विश्वास उसकी मिलिट्री से खत्म हो तो कर्नल पुरोहित जैसे व्यक्ति को पकड़ा गया, ताकि दोनों जगह से, क्योंकि ये दोनों हिंदू या भारतीय सनातन संस्कृति की हमारा एक सम्मान है, सेना के प्रति भी और हमारे संतों के प्रति भी। एक ये खेल उस समय खेला गया। तो मैं जो बात कह रहा हूं कि किस तरह हिंदू आतंकवाद को गढ़ने के लिए ये काम उस समय किया गया था। और जैसे ये मैंने देखो कलावा बांधा हुआ है, तो ये तहव्वुर राणा और ये कोलमैन हेडली भी जब भारत में आए तो इन्होंने भी कलावा बांधकर हिंदू नाम रखकर यहाँ रेकी की, नाम भी बदल लिया था तब भी। और आपने देखा होगा, अब भी आप देख सकते हैं कभी भी, क्योंकि वो फुटेज पड़ी है, तो कसाब के हाथ में भी क्या बंधा हुआ था, ये जो हमारा हिंदू सनातन संस्कृति हम कलावा बांधते हैं, वो कलावा बंधा हुआ था ये साबित करने के लिए कि ये हिंदुओं ने ही किया है भारत में हमला, इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। और उस समय टीवी वहां के पाकिस्तान के उन्होंने शुरू कर दी थी बात, तो भारत है पता नहीं किस नींद में सोया था 2008 और आज 2025 है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। जब ये हमला हुआ था तो उस समय लाइव टेलीकास्ट हो रहे थे। हमारी जो NIA के जो हमारे कमांडो थे वो क्या थे, उनको पहले मानेसर से दिल्ली ले जाया गया और दिल्ली से मुंबई पहुंचने में भी उनको 6-7 घंटे लग गए, क्योंकि उस समय के RR पाटिल वहां गृह मंत्री थे। उन्होंने कहा भी रुको हवाई जहाज को, मैंने भी साथ जाना है। उन्होंने 3 घंटे लगा दिए। उधर आतंकी हमला हो रखा है और हमारे गृह मंत्री जी यहाँ हैं, और जो हमारे कमांडो हैं NSG के जो हमारे कमांडो हैं उनको उड़ने नहीं दिया गया। और जब वो पहुंचे वहां पर तो लाइव चैनल पर कवरिंग हो रही है कि कैसे हेलीकॉप्टर से नीचे हमारे NSG के कमांडो उतर रहे हैं। और उस लाइव कवरेज को पाकिस्तान में देखकर वहां के जो लखवी और दूसरे जो उसके साथ थे आतंकी हाफिज सईद जैसे, वो उनको ट्रेन कर रहे हैं कि अभी इस समय ये हो रहा है, उनको बताया जा रहा है। और मैं नाम लेकर कहता हूं, एक पत्रकार थी बरखा दत्त, वो तो इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी, ये हो गया अब यहां उतर रहे हैं, और उनको पद्मश्री मिला। लाइव टेलीकास्ट, ये भारत की स्थिति थी। ये तो हमारे जो तुकाराम एक सिपाही थे वहां कांस्टेबल, उन्होंने पीछा करके कसाब को पकड़ लिया और कसाब ने उनके पेट में गोली मार दी। गोली लगने के बाद भी उन महान आत्मा तुकाराम कांबले जी को प्रणाम है कि उन्होंने अपनी शहादत दे दी और कसाब जिंदा पकड़ा गया, क्योंकि वो प्लानिंग करके आए थे कि हम 10 लोगों ने मरना ही है। और वो 10 के 10 लोग उस समय मर जाते तो ये जाता कि ये हिंदू आतंकवाद की थ्योरी जो कांग्रेस गढ़ रही थी उस पर मोहर लग जाती। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान से बड़ा कुछ नहीं होता, प्रकृति से बड़ा कुछ नहीं होता। कांग्रेस पाप कर रही थी लेकिन वो व्यक्ति जिंदा पकड़ा गया। और देखो कितनी बड़ी घटना के बाद 2008 में घटना होती है और 2010 में एक पुस्तक रिलीज होती है 26/11 RSS यानी संघ का हाथ, यानी वो घटना संघ ने करवाई है। RSS पाकिस्तान को बिल्कुल निकाल दिया। उस समय क्या इनके बयान देखिए, पाकिस्तान का तो इसमें रोल ही नहीं है, ये हिंदू आतंकवादी हैं, ये तो संघ ने करवाया है। एक उस समय के अजीज नाम था उनका, कुछ ऐसा, उर्दू के वो संपादक थे सहारा में, उन्होंने एक पुस्तक लिखी। उसका विमोचन करने कौन आया? दिग्विजय सिंह, वो सोनिया गांधी के राइट हैंड होते थे। उन्होंने उस पुस्तक का विमोचन किया और साथ में फिल्म इंडस्ट्री के भी लोग थे, कुछ अफसर थे, कुछ जज थे, और उसमें महेश भट्ट जैसे लोग भी उस पुस्तक विमोचन में थे।
हमला पाकिस्तान का, आतंकवादी पाकिस्तान के, लेकिन इसमें संघ का हाथ। अभी आपने लोकसभा में चर्चा में भी जैसे इशारा किया था, नाम भी नहीं लिया था, उड़ता तीर ले रहे थे वो दिग्विजय। उन्होंने कहा मैंने कभी नहीं कहा था, वो पुस्तक विमोचन कर रहे हैं। तो अमित शाह जी ने उनको कहा था कि अब सदन में कह दो कि हिंदू आतंकवादी नहीं था, आपने गलत ही कहा था। तो इस तरह का इस देश में घटनाक्रम हो रहा था, और उसमें हमें लगता है कि भारत के भी बहुत से राजनेता, पार्टी और सरकार के लोग, क्योंकि बड़ी संशय की बात है, आप देखेंगे जब यह हमला हुआ तो 5 दिन के लिए जो हमारे उच्च अधिकारी थे वो कहां थे? वो पाकिस्तान बैठे थे, और पाकिस्तान के कुछ अधिकारी भारत में बैठे थे, और हमारे लोग पाकिस्तान में ऊपर एक इस्लामाबाद के ऊपर एक हिल स्टेशन है मरी, वहां पर जाकर अपना कह रहे थे बातचीत करो। उनको पाकिस्तान के लोग ऊपर ले गए जहां पर नेटवर्क भी नहीं था, मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आता है, ऐसे स्थान पर ले गए, उनको पता ही नहीं। और ये भारत सरकार ने उन लोगों को वहां बातचीत के लिए भेजा, और भारत में ये घटनाक्रम हो गया। जैसे मैं कह रहा था कि कितनी अपीजमेंट की राजनीति, तुष्टीकरण की, अभी तक आपको भी नहीं पता होगा, नाम लेते रहेंगे डेविड कोलमैन हेडली, डेविड कोलमैन हेडली। आज भी पाकिस्तान में देखेंगे उसके घर का नाम क्या है, दाऊद गिलानी है उस व्यक्ति का नाम, लेकिन मुसलमान नाम आता है और वो बन के क्रिश्चियन नाम रखता है, तो वो ज्यादा, और नाम भी ज्यादा उसी का चल रहा है। तहूर राणा का तो नाम बहुत कम चला, बस डेविड कोलमैन हेडली, हेडली ने दंगा किया, वो प्लान किया। इस तरह के खेल भारत में चलते हैं, लेकिन भारत ने दिखाया कि चाहे 17 साल लग जाए, एनआई की टीम गई और कितना खर्चा हो जाए, लेकिन अपने दुश्मनों को छोड़ना नहीं। वरना यहां तो बहुत सी घटनाक्रम है जिसकी चर्चा कर सकते हैं। यहां तो जो आतंकवादियों के सरगना थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री वहां जाते थे, कश्मीर में जाते, तो एक बात तय थी कि इन लोगों से बात करनी है। एक समझौता कमेटी भी 5 लोगों की बनाई थी कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों से बात करो। और तो और बड़ी बात, यासीन मलिक जैसा व्यक्ति जिसने इतने बड़े बड़े गुनाह किए हिंदुओं को वहां से भगाने में, मारने में, उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, आपने फोटो भी देखा होगा, अपने घर में, प्रधानमंत्री घर में वो आदमी आकर प्रधानमंत्री उसको सम्मानित कर रहे हैं। एक घटनाक्रम और हुआ था, कहते ना ताकत की बात है, तो पीछे एक सुनने में आया था कि जब आतंकवादी का जो सरगना, जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, वो गिलानी की डेथ हुई, आपने नाम देखे होंगे, बुजुर्ग से एक व्यक्ति थे, उनकी डेथ हुई, तो वो बोले जी कल इसका जनाजा निकलेगा, और लोगों को तैयार करना था, जो स्लीपर सेल थे, कि उसका बहुत बड़ा जलसा करेंगे, जो रैली निकालेंगे। तो वहां के डीजीपी भी दबाव में आ गए कि ये कल करना चाहते हैं। उन्होंने फोन किया ऊपर, तो ऊपर से आपको पता है भारत सरकार में एक शेर व्यक्ति बैठे ही हैं, उन्होंने कहा कि रात को ही उनके जनाजे को सुपुर्द किया जाए। उन्होंने कहा सर ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि नीचे दबाव बहुत है, भीड़ बहुत हो रखी है, और कभी कुछ वो ना हो। उन्होंने कहा कि बात खत्म, आप उसको रात को ही दफनवाओ, अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो सुबह मुझे रिपोर्टिंग कोई नया डीजीपी करेगा, और अब मुझे फोन मत करना। तो रात को बड़ी शांति से उस गिलानी साहब का अंतिम संस्कार, जिसको कहते हैं, दफना दिया गया 6 फुट नीचे, और कोई चू भी नहीं हुई। ये आज की भारत सरकार है। आपको लोगों को तो पता ही नहीं, हम लोगों ने देखा है, हम लोग भी रूटीन में हो गए थे, कभी दिल्ली, कभी बनारस, कभी अयोध्या, कभी अहमदाबाद, कभी कहीं। कोई देश का ऐसा जिला नहीं बचा था जहां पर रोज बम फटने की घटनाएं नहीं होती थी। हम लोग भी अखबार पढ़ते थे, पढ़ा आज यहां हमला हुआ, चलो नीचे ये भी नहीं पढ़ा कितने लोग मर गए, क्योंकि यूज टू हो गए थे। यानी कि रोज का काम था, तो बोरिंग लगता था कि क्या हो गया, रोज का काम है। लेकिन आज आपने कभी सुना है कि इस सीट के नीचे बम हो सकता है, या कोई भी बाहर से आकर इतनी जल्दी आसानी से इस देश पर कोई आतंकवादी हमला कर दे? ये है मोदी की ताकत। क्या बदला? बहुत से लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते, देश में क्या बदला? ये देश में बदलाव है, वरना यहां पर तो 93,000 सैनिक उनके पाकिस्तान के हमारे पास थे, तो हम अपने उनको सैनिकों को भी छोड़ दिया, और हम अपने
20-25 लोगों को भी वहां से अपने सैनिकों को छुड़वाकर उस समय नहीं ले आ पाए। लेकिन जो बात है कि किस तरह से अपीजमेंट की राजनीति, क्योंकि अभी वो कुछ बोलेगा, पता नहीं क्या बताएगा वो, अगर उसने पूरे राज उसके पास जो होंगे, क्योंकि वो फौजी भी रहा है वहां का, अगर उन्होंने कुछ नाम ऐसे ले दिए तो यहां भी से प्लानिंग शुरू होगी कि भाजपा की सरकार है, झूठा बोल रहा होगा, उससे बुलवाया जा रहा होगा। क्योंकि एक बात तो तय है, शक की सुई तो घूमती है कि उस समय के लोग इस हमले में मिले हुए थे, क्योंकि घटनाक्रम होने पर ही उनको सपने नहीं आ रहे कि क्या होगा, वो हिंदू बन के ही रैकी कर रहे हैं। उसी समय हिंदुओं के प्रज्ञा ठाकुर और को भी वो पकड़ा जा रहा है। उसी समय एक पूरी थ्योरी कांग्रेस के नेता राजस्थान में एक अपना उनका जैसे आज अधिवेशन था, अधिवेशन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भगवा सैफरन टेररिज्म है भारत में, सैफरन टेररिज्म है, यानी कि भगवा आतंकवाद है। एक थ्योरी गढ़ने का काम इस कांग्रेस सरकार ने जो पाप किए थे, अभी भी बहुत से स्लीपर सेल हैं इन लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि ट्रंप के आने से भी कई चीजें बदली और भारत ने उसका समर्पण करवाया। तो कहते थे पहले कि एक कंपनी है मोसाद, वो अपने दुश्मन को नहीं छोड़ती। ओलंपिक में म्यूनिख में एक उनकी टीम के ऊपर हमला कर दिया था, जिन लोगों ने हमला किया था चुन चुन कर मारा था, एक नाम है उनका, उन पे फिल्म भी बनी। तो लेकिन भारत जैसे अब है वो मोसाद से भी बड़ा हो गया है, क्योंकि मोसाद के आजू बाजू तो कोई न्यूक्लियर पावर भी नहीं है, लेकिन भारत के आजू बाजू तो न्यूक्लियर देश भी है, चाइना और पाकिस्तान। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि भारत में तो ये रहता था पहले कि अगर पाकिस्तान को कुछ कहा, बयान आते थे कि वो न्यूक्लियर पावर है, और पाकिस्तान भी भारत को धमकी देता था। लेकिन भारत ने, अब वो भारत नहीं है, अब नए भारत ने उनको उनके घर में घुसकर मारा। कितनी दूर तक खैबर पख्तूनख्वा तक गए हमारे सैनिक, एयर स्ट्राइक कर कर आए। पहले सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, यानी कि कितना भारत बदल गया है। अभी लोग कहते हैं कि भारत नहीं बदला, बहुत से चमचे ऐसी बातें कर देंगे कि भारत अभी कुछ नहीं बदला। कोई ऐसी बात करेगा, वक्फ बोर्ड की बात हो रही है, ये इस पे भी विषय हमने चल ही रहा है तो। लेकिन कितनी बड़ी जीत आज भारत की हुई है, और देश की ताकत का पूरे विश्व को आज एहसास हुआ कि भारत जिसके पीछे पड़ जाता है वो छोड़ता भी नहीं। वो अमेरिका की जेल में, जैसे पहले बताया कि इन्हीं सबूतों से वो शिकागो की कोर्ट से बरी हो चुका था, लेकिन भारत की सरकार बदली, दोबारा से वो किया और उसको फिर कोर्ट के थ्रू, और फिर उसका समर्पण। और उसने ये कहा सुप्रीम कोर्ट में लास्ट में कि भारत में मुझे मत भेजो, वरना मेरी जिंदगी को खतरा है और मुझे वो तड़फा तड़फा कर मार देंगे। उसने 166 लोगों का वध किया, तड़फ नहीं आई, लेकिन आज उसको अपनी जिंदगी को ऐसे लगता है कि तरसा तरसा कर भारत मारेगा। क्यों? भारत का निजाम पूरी तरह बदल चुका है। वरना पहले तो इन लोगों का प्रधानमंत्री घर में भी स्वागत होता था, लेकिन आज स्थितियां पूरी तरह बदल गई हैं। लेकिन अभी भी हमें सीखने की जरूरत है, क्योंकि बाहर के दुश्मन हमारे लिए ज्यादा बड़े दुश्मन नहीं है, जो घर के अंदर दुश्मन है वो ज्यादा बड़े दुश्मन हैं। क्योंकि घर का दुश्मन हमेशा खतरनाक होता है। अभी देखना कितने लोग इस विषय पर आएंगे और कुछ कुछ कहेंगे, क्योंकि वो बहुत कुछ बोलने भी वाला है, जहां तक उम्मीद है, क्योंकि 18 साल हो गए। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये, आप जो युवा भी हैं, अभी 25-30 साल के होंगे, तो उस समय 17 साल हो गए इस घटना को। एक किस्म का ये पाकिस्तान का सीधा हमला था भारत के ऊपर। भारत के ऊपर सीधी चुनौती थी कि वहां से लोग आ रहे हैं 10-10 आतंकवादी, और सीधा मुंबई शहर को कब्जा कर लिया। लेकिन भारत की सेना ने भी प्रधानमंत्री को कहा कि हमें कार्रवाई करने की छूट दे दी जाए। लेकिन उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो मनमोहन है या मोहन थे, वो चुप हो गए, उन्होंने मना कर दिया। क्योंकि हमें लगता है कि वो हमले की ताकत इजाजत देते ही क्यों, क्योंकि उन्हीं के लोगों ने ही तो प्लान किया था कि किसी तरह भारत में हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को गढ़ना है। लेकिन वो एक कसाब के पकड़ने के कारण, और परिणाम फिर दोबारा से उस तुकाराम जी हमारे जो शहीद थे, जिन्होंने उसको पकड़ा, असली अशोक चक्र के तो हकदार वही हैं लोग। यहाँ तो अशोक चक्र भी कई बार ऐसे ही मिल जाते थे, कई लोगों को सिफारिशों से या कोई भी अवार्ड मिलते ही हैं। लेकिन भारत की आज बहुत बड़ी जीत हुई है, तो इसको लेकर
भी हम एक बात का अपनी छाती को चौड़ी कर सकते हैं कि हमारा भारत अब वो भारत नहीं है, इंडिया नहीं है, यह भारत है। घर में घुसकर भी मारता है और जो दुश्मन पाताल लोक में भी छिपा हो उसको भी निकाल कर लाता है। तो इसमें मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देश की तरफ से भी कि उन्होंने इस काम को जो पकड़ा था अंतिम समय तक छोड़ा नहीं। तो आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।